दोस्तों, मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। कल हम लोग मैथ पेडागोजी का एक सीरीज स्टार्ट किए थे और 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 22 दिसंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया इतने सारे लाइक और सब्सक्राइब के लिए। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खोटी किए हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46। एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थी से एक 10 ग्राम दिए और सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों को वैन के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर का है। देखिए आप क्या क्वेश्चन कर रहा है। टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया, 10 ग्राम दिया। 10 ग्राम क्या होता है? 10 ग्राम में बहुत सी आकृतियाँ होती है, जैसे उसमें ट्रायंगल होता है, सर्किल होता है, स्क्वायर होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, बहुत सारा चीज़ होते हैं 10 ग्राम में। आप लोग TLM में पढ़े होंगे। तो वही टीचर ने स्टूडेंट को दिया है और उससे पूछा गया है और बोला गया है उसको कि इसमें पहचानना है आपको कि आयतों को पहचानना है। तो आयतों को पहचानना है यानी वो आयत को पहचानेगा। तो वैन हिले का हम लोग पढ़े हैं, उसमें लेवल पढ़े हैं। पहले विजुअलाइजेशन होता है, दूसरा एनालिसिस होता है। तो जो बच्चे जो चित्र जो पहचानते हैं वो कहाँ पर पहचानते हैं? वो तो एनालिसिस में पहचानते हैं, विश्लेषण में पहचानते हैं। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है दृश्यकरण, जिसको हम लोग विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया है स्वयं सिद्ध अभिग्रहित। अभिग्रहित को कहते हैं हम लोग रीगर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको ऑक्जिम भी कहते हैं। ऑक्जिम भी आया है एग्जाम में बहुत जगह पे, किसको हम लोग ऑक्जिम भी कहते हैं। ये लास्ट स्टेज होता है। आगे देखते हैं विभिन्न आकृतियों के परस्पर संबंध। तो संबंध किस में होता है? संबंध होता है इनफॉर्मल में। संबंध में हम लोग किस में देखते हैं? इनफॉर्मल में, अनौपचारिक में हम लोग उसको संबंध को पहचानते हैं। आकृतियों को पहचानना, आकृतियों हम लोग कहाँ पहचानते हैं? तो ये हम लोग पहचानते हैं आपका लेवल 1 में, जिसका नाम है एनालिसिस यानी विश्लेषण। तो यहाँ पर आकृति पहचानने की बात हो रहा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीति है। गणित में खेल और ये पहेलियाँ का जो रणनीति अपनाया जाए तो उससे क्या फ़ायदा? कार्य विधि में समझ, संकल्पनात्मक समझ, उपयोगिता आधारित, और यहाँ पे जरा चौथा में तथ्यात्मक समझ। तो इसमें क्या होगा आप लोग आंसर से बता सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है कि हम लोग पहेलियाँ से क्या सीखते हैं, क्या विकास होता है हम लोग का, बच्चों को संकल्पना में समझ होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है? डिन्स द्वारा दिए गए। तो हम लोग एक इसमें मैथ में पढ़े हैं, एक हमारा नाम है जिसका नाम है जोंटल डिन्स, जिसको बोलते हैं डिन्स ब्लॉक भी उसी का रहता है। तो इसने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में, एक ट्रिक में इसको याद कर सकते हैं। हम लोग इसको लिखे हैं, इसको हम लोग DPMC के याद से फुल फॉर्म से याद कर सकते हैं। DPMC। डी मतलब डायनेमिक, पी मतलब परसेप्चुअल, एम फॉर मैथमेटिकल, सी फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचना। वो डिन्स ब्लॉक ने ये 4 स्टेज दिया है, उसी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये है कि गणितीय मूर्तन, प्रत्यक्षात्मक या बोधात्मक जिसको कहते हैं, परिवर्तीयता, और सिद्धांत या रचनात्मक सिद्धांत। ये आप लोग इसको जो पढ़ेंगे इंग्लिश में तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इसका जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है। चलिए हम लोग इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन बी में है परसेप्चुअल, मैथमेटिकल
और कंस्ट्रक्टिविज्म। हम लोग क्या बताया था इसका शॉर्ट फॉर्म, डी पी एम और सी। डी फॉर होता है डायनेमिक। डायनेमिक यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ ऑप्शन में दिया है 4 दिया गया है आपका, परसेप्चुअल, मैथमेटिक और और कंस्ट्रक्टिविटी यानी रचनात्मक। तो ये चार होता है, 4 में जिसमें 3 यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आंसर आपका इसका ये हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक है, अपने छात्रों को पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। छात्रों को प्रदर्शन व निश्चित करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है, अगली अवधारणा को ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है, और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होते हैं, अगली अवधारणा की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये इस तरह का टीचर एक्टिविटी करवा रहा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 1 में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन 1 में है एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहा है, जिसमें योजना, एक विषय को पढ़ाना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन करना, वो है। ऑप्शन बी में है अत्यधिक समय नष्ट कर रहा है और उन्हें पाठ विवरण को पूर्ण करने पर केंद्रित रहना चाहिए। तो ऐसा कोई बात तो है नहीं। क्या कोई एक विषय को पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन तो हम लोग बीच में भी करते हैं, तो ऑप्शन कट गया। ऑप्शन सी में है एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहा है, जिसमें मूल्यांकन द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण का सुधार में सम्मिलित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे साइक्लिक मॉडल का जो असेसमेंट होता है वो यहाँ पे किया जा रहा है कि पहले बच्चों को चेक करना है और उसको बारे में उसको कोई कमी हो गया तो उसको चेक करना है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होया हुआ है तो फिर से पीछे वाला काम करिए, अगर नहीं अगर हो गया तो फिर हम लोग उसको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चक्रीय मूल्यांकन हो रहा है, साइक्लिक मॉडल का असेसमेंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी, समूह बनाया है कि विभिन्न वर्गीय आकृति जो है ज्योमेट्री में उसको अलग करिए। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तकनीक सबसे उपयोग होगा। देखिए ज्यामिति में क्या होता है, ज्यामिति में कुछ बच्चा सर्किल पहचानेगा, कुछ बच्चा वर्ग पहचानेगा, कुछ बच्चा आयत पहचानेगा, कुछ बच्चा क्या करेगा, त्रिभुज पहचानेगा। इस तरह से कुछ परिमाप के बारे में बात करेगा, कुछ वॉल्यूम के बारे में बात करेगा, कुछ एरिया के बारे में बात करेगा। यानी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे पकड़ेगा, ये चीज़ होगा उसका। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है रूब्रिक्स, इसका आंसर होगा रूब्रिक्स से बच्चों को असेसमेंट करिएगा इतना सारा चीज़ को, या पेपर पेंसिल से ये सारा टेस्ट इतना सारा चीज़ को असेसमेंट करिएगा, या चेकलिस्ट से करिएगा, या संकल्पना मानचित्र से करिएगा। किस चीज़ करिए, देखिए पेपर पेंसिल टेस्ट से इतना सारा चीज़ तो पॉसिबल नहीं लग रहा। चेक लिस्ट में क्या होता है, सिर्फ सही और गलत का होता है, या सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। तो इतना सारा चीज़ बच्चों का असेसमेंट सही से हो नहीं पाएगा। संकल्पना मानचित्र में तो वो प्रदर्शन करने का चीज़ होता है। यहाँ पे आंसर होगा आपका कौन सा, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में क्या होता है, रूब्रिक्स मतलब ये होता है कि इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम उसका मूल्यांकन करते हैं, हर चीज़ को। मतलब यहाँ पे उसका क्षेत्रफल का भी मूल्यांकन करेंगे, आयतन का मूल्यांकन करेंगे, और उसका आकृतियों के पहचान के बारे में मूल्यांकन करेंगे। तो सारा चीज़ मूल्यांकन करेंगे, वो सारा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हर चीज़ को हम लोग जो लेते हैं मूल्यांकन में, वो होता है हमारा रूब्रिक्स। तो आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठचर्या में शाब्दिक समस्याओं को उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन है। शाब्दिक समस्याओं, जो वर्ड प्रॉब्लम का क्या मकसद है। तो सब पहले समझते हैं कि शाब्दिक समस्या होता है क्या। जैसे बच्चों को हम डायरेक्ट बोल दिए कि बाबू तुम गुना करो, किससे गुना करो, 12 को 20 से गुना करो, 12 को 20 से गुना करो। तो ये तो हम डायरेक्ट दे दिए। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग बता दिए कि हम मार्केट में गए हैं और मार्केट से हम लोग 12 दर्जन केला खरीदे हैं, और एक दर्जन केला का जो भाव है वो 20 रुपये किलो है।
तो अब बताओ हमको कितना रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम। वही क्वेश्चन को हम बच्चे के सामने वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू रख रहे हैं। ये होता हमारा शाब्दिक समस्या। चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों के भाषा क्षमता को परखने के लिए जांच करेंगे। भाषा क्षमता इसमें हम परखेंगे। ऑप्शन बी में है कि यह गणित समस्या को हल करने हेतु औपचारिक कलन विधि है। ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से जोड़ती है। ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। तो इन सब का आंसर क्या होगा? तो आप बताइए, आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर जो विद्यार्थी भाषा क्षमता के लिए नहीं, भाषा क्षमता हम जांच नहीं करेंगे, भाषा की क्लास नहीं हो रही। ये गणितीय समस्या को हल करने हेतु औपचारिक औपचारिक कलन विधि है। गणित को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ता है। ये बिल्कुल सही, औपचारिक नहीं है, यह अनौपचारिक चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका आंसर। चलिए 52 पे। 52 में है कि अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संकल्पना प्री नंबर कॉन्सेप्ट, नंबर सिखाने से पहले 1 2 3 4 5 सिखाने से पहले कौन सी चीज़ है बच्चों को सिखाना है? वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना, एकांकी। ऑप्शन बी है गणना, उल्टी गणना मतलब उल्टा गिनती गिनना, इरिवर्सिटी जिसको कहते हैं, या वर्गीकरण करना, किसी चीज़ को वस्तुओं को छाट सके वो चीज़ सिखाना। और ऑप्शन 3 में है स्किप काउंटिंग जिसको बोलते हैं, एक को छोड़ के एक गिने, एक छोड़ना दो गिनना, जैसे कि 1 2 3 4, तो एक गिनना है, फिर 3 गिनना है, फिर 5 गिनना है, इसको क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। प्रतिमान बनाना, संख्याओं का संरक्षण करना, वर्गीकरण, गुना और संख्या क्रम। तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, अपना कॉपी में आंसर लिखिए। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो आंसर होगा, देखिए एक होता है एकांकी जिसको बोलते हैं 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। एकांकी क्या होता है? यहाँ पे चार वस्तु रखा हुआ है, तो चार वस्तु, तो वस्तु बच्चे इसको इस तरह से एक वस्तु के सामने एक लिख देगा, एक वस्तु के सामने एक लिख देगा, एक वस्तु के सामने एक लिख देगा। तो इस तरह से बच्चा कोई वस्तु को कॉन्सेप्ट समझ के ये प्रोसेस करता है। तो ये गिनती से पहले बच्चों के मानसिक तौर पे करता है। तो ये आपका क्या है? ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट है। वर्गीकरण है छाटना, कोई बड़ा चीज़ है छोटा चीज़ है वो सारी। प्रतिमान बनाना यानी मॉडल किसी तरह का बनाना कि हाँ ये छोटा चीज़ है, ये आयत बनाना है, ये सारा चीज़ जो है आपका काम आता है। ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, बच्चों को नंबर सिखाने से पहले आता है। या उल्टी गिनती, तो ये गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखते हैं। ये कट गया आपका। यहाँ पे है संख्या और संरक्षण, संख्या सीखेगा उसके बाद तो संरक्षण करेगा, लेकिन यहाँ पे संख्या से पहले पूछ रहा। यहाँ पे फिर वही संख्या का बात आ गया, तो यहाँ संख्या से पहले की बात हो रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है? नहीं बोल रहा। अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है। अवधारणाओं को उच्च स्तर पर संबंध होना। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि अवधारणाओं को प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए। अवधारणाओं का प्रस्तुति जटिल से सरल होना चाहिए, पहले भारी फिर आसान। अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम देख रहे हैं अवधारणाओं का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। चलिए सही है। अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम एक सीक्वेंस से होना चाहिए, सही बात है। और फिर क्या कह रहा है? अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल होना चाहिए। ये तो आपका गलत हो गया। अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि हो, सही है, रिलेट करके पढ़ना चाहिए, तो ये भी सही है। और यहाँ पे आपका पूछ रहा था क्या गलत, तो ये गलत आपका हो जाएगा आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 54, हस्त कौशल क्या है? हस्त कौशल मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। ये अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब ये अलग नहीं है, मैनिपुलेटिव जो है ये अलग नहीं है। अब मैनिपुलेटिव क्या होता है? कौशल सामग्री, हस्त कौशल सामग्री क्या होती है? इसके लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है 99 से मल्टीप्लाई करना है हमको, कितना में? 11 में मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि 99 में हम एक जोड़ देते हैं, यानी ये इसको 100 मान लेते हैं। अब 100 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा?
तो सिंपल आप लोग बोलिएगा सर ये तो 1100 हो जाएगा। चलिए 1100 हो गया। अब ये 1100 हो गया तो हम 99 को 100 मान लिए थे। अब क्या कर लिए थे, 11 को 99 बार करना था, लेकिन 11 अब क्या बार हो गया, 12 बार हो गया। नहीं 11 जो है एक बार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 1100 में से हम क्या करेंगे, 11 फिर घटा देंगे। तो इस तरह से फिर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम लोग आसान से फिर इसको कर सकते हैं कि हाँ इससे 1089 हो जाएगा। तो इस तरह जो प्रोसेस जो है, जो गणित का कैलकुलेशन करने का, इसको क्या कहते हैं, हस्त कौशल कहते हैं, इसको कहते हैं मैनिपुलेटिव। ये कह रहा है कि अभिन्न अंग है, तो अभिन्न अंग क्या है और इसका क्या यूज है, क्यों अभिन्न अंग है, वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो इसका क्या फ़ायदा आप देखते हैं। ये प्राथमिक पाठचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है, अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता कर रहा है, इसलिए ज़रूरी है। ये ऑप्शन सी में है कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्त अंक प्रदर्शित करने के लिए, अंक के लिए हम लोग जानते हैं जहाँ पे अंक वगैरह की बात करें वो नेगेटिव हो जाता है। यह शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणाओं को समझाने में सहायता, बिल्कुल गणितीय अवधारणा है जो बच्चों को इसको बहुत अच्छा समझेगा। शिक्षक शिक्षिका को श्याम पट पर हल करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ये ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन आपका नंबर 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के छात्रों ने योग के प्रश्न को उत्तर निम्न तरीके से देता है। कैसे देता है यहाँ पे देखेंगे। 56 को 38 से जोड़ना है तो कैसे जोड़, 8 से 14, 4 8 5 5 3 8। यहाँ मतलब हासिल नहीं ले पाया, मतलब हासिल जो होता है वो नहीं ले पाए, यानी बच्चों के यहाँ पे इकाई दहाई बोले तो प्लस वैल्यू का स्थानीय मान का समझ विकसित नहीं हो पाया है सही से, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है कि छात्रों को समझाना कि वह अपना उत्तर की पुनः जांच करे। पुनः जांच करने से क्या होगा, बच्चों का कॉन्सेप्ट तो वही बना हुआ रह जाएगा। ऑप्शन बी में है छात्रों को बताना कि सही उत्तर, उसका उत्तर सही नहीं है और वो समकक्षी से बच्चा से हेल्प ले ले, अपने क्लास फ्रेंड से हेल्प ले ले, तो फिर टीचर किस काम का। स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान दें तथा पुनः समूहीकरण के मत से योग की अवधारणाओं को छात्र के लिए सरल करना। ऑप्शन 4 है कि छात्र को कहना कि पाठ्य पुस्तक में हल किए किए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें। अभ्यास करने से बच्चा अगर दोबारा गलती वही करेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका पुनः समूहीकरण। पुनः समूहीकरण यानी रीग्रुपिंग। क्या होता है रीग्रुपिंग, तो रीग्रुपिंग के आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि स्थानीय मान के रीग्रुप को स्थानीय मान के सेंस में समझ सकते हैं, या इसको जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन आपको हम देते हैं 29 में से आपको माइनस करना है, सॉरी 21 में से माइनस करना है आपको 19। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ से 9 में से 1 माइनस कर देता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, 1 नहीं है बच्चों को, ये 1 नहीं है एक्चुअल 1, ये क्या है, ये 11 है। ये क्या है 11 है, ये क्या 11 है। तो बच्चों को ये हमको बताना है कि ये 1 नहीं है, क्या है 11 है। तो हम लोग क्या करें, एक समूह बना रहे हैं, दूसरा समूह बना रहे हैं, रीग्रुपिंग कर रहे हैं। इसी को रीग्रुपिंग कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पुनः समूह बनाना कहा जाता है, पुनः समूहीकरण कहा जाता है। तो पुनः समूहीकरण को हम लोग हासिल के सेंस में ले सकते हैं। बच्चों को हासिल स्थानीय मान वगैरह सही से सिखाएंगे, आंसर नंबर हो जाएगा 3। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है 56 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षा में गणित की शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत इंटीग्रेटेड उपागम का प्रयोग लेना चाहिए प्राथमिक स्कूल में, एनसीएफ कहता है, सही बात है। गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना चाहिए, प्रॉब्लम के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ये बोलता है। गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन भाषा के साथ होना चाहिए। गणित उच्च स्तर के गणित के साथ एकीकृत होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ क्या, गणित के अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन, तो हम लोग पढ़ते हैं ईवीएस में भी पढ़ते हैं कि ईवीएस को हम लोग 1 to 5 में क्या करते हैं, मैथ के साथ या लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर तो आपका सही हो गया। फिर आगे को ऑप्शन है बी नंबर में, गणित के बच्चों को कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर के अनुभव के साथ जोड़ना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी और सी। तो बी और सी देखते हैं कौन सा आंसर आपका है।
तो आंसर आपका हो जाएगा BSc यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 57 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील क्रिया गणित सॉफ्टवेयर को ज्यामिति बीजगणितीय स्प्रेडशीट रेखांकन सांख्यिकी और कैलकुलेशन के साथ उपयोग किया था। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे दो चीज़ आपको बता देते हैं। एक होता है, इसका आंसर होगा जियोजेब्रा। जियोजेब्रा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज़ का अध्ययन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। जियोजेब्रा से क्या करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग अध्ययन करते हैं। गणित सॉफ्टवेयर है, ज्यामिति सीखते हैं, बीजगणित सीखते हैं, स्प्रेडशीट सीखते हैं, रेखांकन सीखते हैं, कैलकुलस सीखते हैं, आदि का हम लोग सीखते हैं। ये जियोजेब्रा एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। एक आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या है, वो TLM है, उससे हम लोग अलग चीज़ सीखते हैं। एक और सॉफ्टवेयर होता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, तो सिमुलेशन से क्या सीखते हैं हम लोग, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्वेश्चन आया है बहुत बार। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इससे सीखते हैं हम लोग कि एक ही आकृति का, एक ही परिमाप का आकृति का, एक ही जो परिमाप का जो आकृति रहता है उसका हम लोग चयन करते हैं। वो भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है सिमुलेशन। तो चलिए नेक्स्ट पे, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। 1 से 9 तक संख्या पढ़ाना कौन सा एक्टिविटी जो रहेगा उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन ए है भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकांकी संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। 1 से 9 है, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग दौर है। तो हम लोग अभी बताएं कि एकांकी क्या होता है, 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये तो सही बात है। दी गई संख्याओं के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना, जो संख्या दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, पदार्थ को जमा करना, इससे बच्चा सीख सकता है। मौखिक रूप से संख्या का क्रम से दोहराना जब तक कि छात्र इन्हें स्मरण न कर ले, याद न कर ले। जहाँ पे याद आया वहाँ बिल्कुल काट देना। सी नहीं होगा, 1 और ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 1। 59 एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23%, मतलब 200 का 23% ज्ञात कीजिए। दो छात्रों ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। ए ने क्या किया, 23% का 200 बराबर 23 का 200 का कर दिया, मतलब 100 कर दिया, 100% और 23 यानी 20 प्लस 3 46। और दूसरे स्टूडेंट ने 20 स्टूडेंट ने क्या किया, 200 को। देखिए कितना अच्छा तरीका से इसका बच्चा ने सोल्व किया है। एक बच्चा क्या कर दिया, 200 का 23% निकाल, तो इसने क्या कर दिया, 200 को 100 में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इजी हो गया। 100 का 23% कितना होगा, तो 23 होगा। 100 का 23% कितना होगा, 23 होगा। यानी 23 कितना हो गया, 46। बिल्कुल तोड़ तोड़ के इसको इस तरह से बना दिया। दूसरा बच्चा जो हम लोग डायरेक्ट जो फॉर्मूला निकालते हैं जिस तरह से करते हैं, 200 का 23/100 कर दिया, डायरेक्ट 46 निकाल दिया। तो दोनों बच्चा कर दिया। तो अब दोनों बच्चा इस तरह से किया है, तो दोनों बच्चा का जो है बिल्कुल प्रोसेस सही है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है और दोनों में किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 1 है कि छात्र बी ने सही कलन विधि अपनाई है। अध्यापक ने छात्र बी को पूरे अंक दिए हैं और छात्र ए को शून्य दिए हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों का सही है। अध्यापक दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्हें स्वयं की कलन विधि से प्रश्न हल करने को प्रयास है। औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधि कलन विधियाँ गणित के प्रश्न को हल करने का अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न अंग है। दोनों को बराबर अंक मिलना भी चाहिए। छात्र ए को शून्य अंक देती है, उसे प्रश्न को दोबारा से कक्षा में सिखाई गई कलन विधि के करने का निर्देश। ये बच्चों को बांध रहा है कि जो हम मेथड सिखाएं हैं उसी का प्रयोग करिए, उसके अलावा कुछ मत प्रयोग करिए। अध्यापक दोनों उत्तरों को स्वीकार करती है और औपचारिक कलन विधि का उपयोग करने से बचने के लिए कहते हैं। बचने नहीं, उसका तो उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वो बहुत यूजफुल है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृति के चित्रों का प्रक्षेपण, समूह विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय है अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभव को उपलब्ध कराना, जिससे बच्चे को थोड़ा खाली समय मिले,
मंद बुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं का सहायता मिले, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का क्या हो, प्रबंधन हो जाए। अब बहुत तरीका से बच्चा यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है टीचर कि बहुत तरीका से बच्चों को क्या कर रहा है, अवधारणा कॉन्सेप्ट दे रहा है, सिमिलरिटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से दे रहा है। तो भिन्न भिन्न तरीके से जब कॉन्सेप्ट दे रहा है टीचर, तो सबका यहाँ पे ज़रूरत को पूरा कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता वाला आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, कि सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंधन हो जाए। तो यही था हमारा छोटा सा वीडियो। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।